बादशाह के मशहूर दीवाने खास में। दीवाने खास। अब आप 9 बरस का सफर तय कर चुके हैं। नजरें उठाइए और चारों तरफ देखिए। दीवाने खास की शोभा में शामिल ये सभी हसीन इमारतें, ये हमाम, मोती मस्जिद, ये खास महल और रंग महल। जिस दीवाने खास पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहीं किसी रोज शिकोर ने भगवत गीता और कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। आपकी मधुर धुन भी सदा यहीं से सुनाई दिया करती थी और इसी दीवाने खास से किसी जमाने में तय होती थी सल्तनत और पूरे हिंदुस्तान की किस्मत। पर इन 9 बरसों में बहुत कुछ बदल गया है। आज हालात कुछ नाजुक हैं, लिहाजा किले में तनाव का माहौल है। जहां आरा, वालिद साहब की तबीयत अब कैसी है? अब्बा हुजूर की तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती ही जाती है भाई दारा। जैसे ही ये खबर बाहर पहुंचेगी, ये बादशाह की तबीयत नासाज है, दुश्मन ताकतें सर उठाने लगेंगी। तख्त की हिफाजत के लिए जंग के मैदान में भी उतरना पड़ सकता है। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है दारा। कुछ भी हो सकता है। हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना होगा, चाहे जंग ही क्यों ना हो। दारा शिको सभी से अलग था। उसे तो यकीन था कि हिंदू धर्म, वो हिंदू साहित्य, समाज, संगीत और तौर तरीकों को समझने की पूरी कोशिश में लगा था। शायद यही वजह थी कि कट्टरपंथी औरंगजेब ने खून खराबे के बल पर तख्त को हासिल कर लिया।
उसे सुनहरी पगड़ी में लपेटकर अपने अब्बा हुजूर को तोहफे की शक्ल में बेच दिया। औरंगजेब की हुकूमत में लाल किले में संगीत, नृत्य, कविता और कला जैसे हर हुनर पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। इसकी पकड़ हिंदुस्तान पर कमजोर होती गई। दक्षिण में मराठे, पंजाब में सिख, असम में अहोम और न जाने कितनी जगहों पर अलग अलग बाज ताकतें खड़ी होने लगी। सबकी नजर अब मुगलिया हुकूमत के शाही तख्त पर थी। जहां वहीं दूसरी तरफ सल्तनत पर राज कर रहे मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे पूरी तरह अय्याशी में डुबो दिया था। फारस से एक ऐसा तानाशाह आया जिसने लाल किले की शान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। वो तानाशाह था नादिर। उसने दिल्ली की इज्जत को तार तार कर देने के बाद रंगीला को अपना बंदी बना लिया। मैं हूं नादिर शाह अफसार। लोग कहते हैं मुझे नादिर कुली बेग, फारस की तलवार। दिल्ली को मैंने दिल से लूटा है। अब तो बस एक ही तमन्ना है, ये तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस, आज और अभी से ये तख्ते ताऊस हुआ हमारा, नादिर शाह अफसार का। कहते हैं दिल्ली के लूट को नादिर शाह 700 हाथी, 400 ऊंटों और 12,000 घोड़ों पर लाद कर फारस ले गया था। इसी लूट में शामिल था मुगलों का मशहूर तख्त, तख्ते ताऊस। कई कीमती रत्नों से बना ये तख्त कभी मुगल सल्तनत की शान की निशानी हुआ करता था। न जाने कितने दिनों तक जली थी ये दिल्ली। पर इस डगमगाती हुई हुकूमत के पास अभी एक और नूर बाकी था, नूर जो आज ब्रिटेन में मौजूद है। उस जमाने में कोहिनूर का वजूद महज एक अफवाह थी। अब कैसे न होती। रंगीला ने उसे अपनी पगड़ी की वटों में जो छुपा कर रखा था।
किसी को नहीं मालूम था कि वो कीमती हीरा इसके पास है। सिर्फ एक नूरबाई ही थी जिससे रंगीला का ये राज छुप नहीं पाया था। बदकिस्मती से नूरबाई का रंगीला के अलावा एक और यार था, नादिर शाह, और उसने ये राज नादिर को बता दी। अब नादिर की नजर कोहिनूर पर थी। उसने मोहम्मद शाह को आगरा बुलवाया। अरे एक्सचेंज होएगा तो पगड़ी बदलने के रिवाज के बहाने हीरे को हासिल कर लिया। खौफनाक हमलों, लूटपाट और लंबे संघर्ष के बाद कभी शाम से खड़ाई हमले किए और आखिरकार सन 1757 में वो दिल्ली की सरहदों तक पहुंच गए। उस वक्त राज कर रहा मुगल बादशाह आलमगीर बस नजीब के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया और ताकतवर बनने की चाह में उसने आलमगीर कुनबे का कत्ल कर दिया। वो कहाँ जानता था कि उसकी इस हरकत का जवाब मुगल मराठों के साथ मिलकर देंगे। मदद के लिए आई मराठों की विशाल और शक्तिशाली फौज ने किले को बाहर से घेर लिया। अब नजीब या तो मराठों की हर शर्त मान ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। लगता है बारूद के गोलों की बरसात अब रुक गई है। शायद नजीब ने मराठों की सभी शर्तें मंजूर कर ली। मराठों ने आलमगीर को तख्त पर बैठा तो दिया, लेकिन दिल्ली में अब पेशवा का ही राज था और लाल किला मराठों का हो चुका था।
1788 से लेकर लगभग 20 सालों तक मराठे दिल्ली में मौजूद रहे, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर पासा फेंका और वो भी अपनी हुकूमत दिल्ली में ज्यादा दिन नहीं चला पाए। वही भारत के इतिहास में बसी एक दर्दनाक याद को जन्म देने वाली ब्रिटेन से आई ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भारतीय कहां चुप बैठने वाले थे। जगह जगह विद्रोह की आग भड़कने लगी। नाना साहब, तातिया टोपे, अजीमुल्ला, बांदा का नवाब और झांसी की रानी अब आजादी की जंग के लिए तैयार होने लगे। गुप्त पैगाम कमल और रोटी के जरिए गांव-गांव घूमने लगे ताकि अंग्रेजों को इस बगावत की खबर न लगे। 10 मई 1857 के दिन क्रांतिकारी आजादी का नारा लगाकर मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़े, बादशाह हिंद को अपने फर्ज की याद दिलाने। बादशाह हिंद यानी कि मुगलिया हुकूमत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर। बादशाह सलामत रहे। हुजूर, अंग्रेजों की यह कंपनी पिछले 100 सालों से अपने निजी मकसदों के चलते हमारा इस्तेमाल कर रही है। सरहदें तो तब पार हुई जब हमें जबरन राइफल इनफील्ड चौगन थमा दी गई। इस राइफल को चलाने के लिए कार्टेज को मुंह से फाड़ना पड़ता है। कार्टेज को दांत से फाड़ने का मतलब गाय और सुअर की चर्बी को अपने मुंह से लगाना। और अब बगावत तो होकर रहेगी। आज से हर दिन तक हमारा नाम और हिमायत दोनों हिंदुस्तान के साथ रहेगा। हम सब एक होकर अपनी जमीन की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। लाल किले से दी गई 21 तोपों की इस सलामी से पूरा शहर जाग उठी। सदियों बाद शाही तख्त को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिली और पूरा देश दुश्मन का सामना करने के लिए एक होकर खड़ा हुआ। आजादी की ये जंग बख्त खान की अगुवाई में लड़ी जा रही थी, जिसे खुद बादशाह ने चुना था। हिंदुस्तानी फतेह के बहुत करीब थे जब बख्त खान ने बादशाह से अपनी अगुवाई में एक आखिरी जंग लड़ने की दरख्वास्त की। बादशाह ने बख्त खान की बात मान तो ली, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके महल में ही अंग्रेजों के वफादार खबरी छुपे बैठे हैं। कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परिवार के सदस्य। बदकिस्मती से वो गद्दारों के बहकावे में आ गए और उन्होंने जंग में अपने फर्ज को त्याग दिया। फिर घुस पड़े अंग्रेज लाल किले के अंदर। सैनिकों का जोश टूट गया और वो बिखरने लगे। शाही परिवार हुमायूं के मकबरे में जा छुपा। उन्हीं के बीच छुपे हुए गद्दारों ने बादशाह से आत्मसमर्पण करवा दिया और अंग्रेजों ने मौका मिलते ही लाल किले पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में लूट के नजारे थे और अंग्रेज अफसर हॉडसन को अपने कातिलाना इरादों को अंजाम देने का मौका मिल गया था। मेजर विलियम हॉडसन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे इस बगावत को रोकने और राजद्रोहियों के मन में डर पैदा करने के लिए खास ब्रिटेन से बुलवाया। This is Brevet Major Hobson, and I never let my men take any prisoners, but shoot them at once. Fire!
और फिर अंग्रेजों ने लाल किले में चलाया पहला राजद्रोह का मुकदमा। कई शहजादों को फांसी दी, कई इनकलाबियों को मार गिराया। मुकदमे के नतीजे के बाद बादशाह को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। इस 1857 की जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हुआ। हिंदुस्तान अब अंग्रेजों की महारानी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने लाल किले में बने महलों के शाही खजाने को लूट लिया, बेआबरू कर दिया इसे, जैसे किसी जीते जागते इंसान के अंदर से रूह खींच ली हो। 1857 में जो आग देश की आजादी के लिए उठी थी, अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उस आग ने ज्वाला का रूप ले लिया था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वतन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो लाल किले की अहमियत और उभरी। एक बार फिर वो हिंदुस्तान का प्रतीक फहराना होगा। 1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान की कचरा पड़ा है ऐसे। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों में से लगभग 23,000 शहीद हो गए। या फिर घटना स्थल पर ही गोली मार दी। यहाँ बराबर में बसे सलीमगढ़ के किले में हुए जुल्म यहाँ के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा है। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज पर पहला मुकदमा इसी लाल किले में चलाया गया।
अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों की ये एकता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देश के टुकड़े करने के लिए उन्होंने एक और दांव खेला। मुकदमे के लिए 3 अलग अलग धर्म यानी हिंदू, मुसलमान और सिख से एक सदस्य चुना, लेकिन असर इसका उल्टा। लोगों का संकल्प अब और भी मजबूत